शुरू करें आपका इंटरव्यू? जी सर। अपने बारे में बताइए, जिसमें आपको अपना नाम नहीं बताना है, आपके इंस्टीट्यूट और प्लेसेस के बारे में नहीं बताना है। सर मैंने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से बैचलर एंड मास्टर किया है एंड 2 टाइम एलआईएस किया है। एंड सर मेरा जो विशेष रुचि है मेरी वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट में है। अच्छा, तो नेट कब कर लिया आपने? 2024 दिसंबर में एंड सेकेंड टाइम 2025 दिसंबर में। अच्छा, 2 टाइम नेट कर लिया, तो जी फिर सर। आपको नहीं लगा पीएचडी में एनरोल कर लेना चाहिए आपको? जी सर, ऐसा लगा तो था लेकिन मैं उससे पहले जेआरएफ करना चाहती हूँ, तो उस वजह से उसी विषय में कंटिन्यू अभी तक। बहुत अच्छे। जेआरएफ के लिए कोई विशेष रुचि का कारण? जब आप नेट से ही आप एडमिशन ले सकते हो पीएचडी में, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि जेआरएफ तो होना ही चाहिए? सर एक्चुअल में मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी फाइनेंशियल जो मुझे सपोर्ट मिल जाए जेआरएफ की वजह से, उस वजह से ओके, जेआरएफ करना चाहती हूँ पहले। ठीक है। तो इतने सारे जो विद्यार्थी अभी आ रहे हैं, हम्म, वो हर कोई चाहता है कि उसको कॉलेज लाइब्रेरियन की पोस्ट मिले। हम्म, आपको भी ऐसा ही लग रहा है? जी सर। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इतने सारे विद्यार्थियों में से हम आपका चयन करें? सर मैंने जो इस जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट जो जितने भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट कर रखी है एंड इसी के साथ में सर मैंने कोहा डी स्पेस एंड सॉल्व 3.0 का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी लेके रखा है सर। एंड इसके साथ में सर मैंने मैनेजमेंट स्किल जो है वो भी अच्छी है एंड कम्युनिकेशन स्किल पैशंस जो कि एक लाइब्रेरियन को रिक्वायर्ड है वो स्किल्स भी अच्छी है सर। बहुत बढ़िया। आपके कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट बताइए जिनमें आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। सर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। चलिए, तो मैनेजमेंट से ही हम बात शुरू करते हैं। जी सर। मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं आपसे परिभाषा जानना चाहूँ कि मैनेजमेंट क्या होता है, बताइए ज़रा इसके बारे में। सर किसी भी कार्य को कम समय में और उसकी जो एक्यूरेसी के साथ में अगर हमें करना है तो मैनेजमेंट जो है सर वो हेल्प करता है उससे कम। अच्छा, अभी आपने बोला कम समय में करना है, जी सर। तो क्या इसके लिए कोई टेक्निक है मैनेजमेंट में कि आप कम टाइम में किसी काम को पूरा कर लें? जी सर, इसके लिए पर टेक्निक जो है वो कम समय में काम करने के लिए। अच्छा, क्या होता है पर टेक्निक? पर टेक्निक सर इसकी फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिवोल्यूशन टेक्निक और रिवोल्यूशन होगा या रिव्यू होगा? रिव्यू होगा सॉरी सर। ओके, ठीक है। तो ये पर्ट और सीपीएम जो है, सीपीएम और पर्ट में कोई फ़र्क है? सर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही सर। अच्छा, कोई बात नहीं। जो टीक्यूएम और पर्ट है, इसमें कोई फ़र्क है? सर टीक्यूएम जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है और ये क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता है सर कि ओवरऑल जो है कस्टमर को सेटिस्फेक्शन फील होना चाहिए। जबकि सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड जो है सर वो स्टेटिस्टिकल टूल है। अच्छा, हम्म, तो ये एक एल्गोरिथम शेड्यूलिंग वर्ड सुना होगा आपने। जी सर। ये इसके लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है? सर मैं इस समय रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। जो हेनरी फियोल है, हम्म, उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे, हम्म, उसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया था एस्प्रिट डी कॉर्प्स। नाम सुना आपने ऐसा? हाँ सर। क्या होता है ये एस्प्रिट डी कॉर्प्स? एस्प्रिट डी कॉप यस। सर ये समूह भावना के लिए बताता है कि ना जो कोई भी वर्क जो है अगर टीम मेंबर्स एक साथ में मिलके उस काम को कर रहे हैं तो उसमें टाइम कम लगेगा एंड वो थोड़ा सा काम को करने के लिए थोड़ा सा। कोई बात नहीं। स्केलर चेन क्या होता है? सर स्केलर चेंज जो है सर जैसे कोई भी जो अथॉरिटी सॉरी जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है सर उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बारे में बताता है कि जो अथॉरिटी जो है वो टॉप टू बॉटम चलती है। अगर मान लीजिए आप कॉलेज लाइब्रेरी में जाएंगे हम्म, और वहाँ पर आपके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जैसे बुक लिफ्टर है, हम्म, जैसे कि पियोन है, जैसे कि क्लर्क है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जो हेनरी फियोल ने जो सिद्धांत बताए हैं, हम्म। उनमें से किस किस सिद्धांत का प्रयोग आप वहाँ पर करेंगे अपनी लाइब्रेरी में? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ओके, कोई बात नहीं। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि आपका जो लाइब्रेरी है, हम्म, उसमें आपने आज से ही काम शुरू किया है हम्म, और वहाँ पर एक नए एम्प्लॉय अभी रिक्रूट होकर आए हैं, हम्म, इस समय आप क्या करेंगे? सबसे पहले जब आप उनसे मिल रहे हैं पहली बार,
चूँकि आप इस पूरी की पूरी लाइब्रेरी के कर्ता धर्ता ज़िम्मेदार पर्सन हैं, तो इस समय आप मैनेजमेंट के रूप में उस व्यक्ति के लिए क्या करेंगे? सर सबसे पहले जो एम्प्लॉय आया है उनको मैं लाइब्रेरी का विज़िट करवाऊँगी, उनको एटलीस्ट ये पता हो कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे इस्टेब्लिश है। एंड इसके साथ में जो बुक्स वगैरह जो है उनकी डिटेल्स जो मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर एनरोल्ड है वो सारी डिटेल्स उनको बताऊँगी कि अपने पास में कौन कौन से रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। एंड जो सर्विसेज जो है उनके बारे में बताऊँगी एंड यूज़र्स के बारे में भी बताऊँगी कि कौन से जो फील्ड के यूज़र्स जो है वो अपने पास में मैक्सिमम है। बहुत अच्छे। हम्म, इसके अलावा कुछ करेंगे? इसके अलावा सर फिर उनको उनका जो काम है सर वो बताऊँगी। तो क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए? कर पड़ेगी सर। तो पहले ट्रेनिंग देनी होगी उनको। हाँ सर। अच्छा, बहुत अच्छे। जब मैनेजमेंट की बात हम करते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हम कोई भी बुक्स हम्म, बाहर से जब बाई कर रहे होते हैं, हम्म, तो इसमें जो भी बुक्स अपन बाहर से बाई करते हैं, क्या इसके लिए हमें पहले कोई कमिटी या कमीशन कुछ तैयार करना होता है बुक बाइंग के लिए? जी सर, जो पहले सबसे पहले तो सर मैं लिस्ट बनाऊँगी कि मुझे कौन-कौन सी बुक्स जो है वो रिक्वायर्ड है एंड मान उसके बाद लीजिए में ऐसा हुआ कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ पर ढेर सारे अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं हुँ, और सब ने अपनी अपनी डिमांड लिख के आपको दे दी कि सही मुझे ये बुक चाहिए, मुझे ये बुक चाहिए, और आपके पास बजट है वो न्यून है, कम है। इस कंडीशन में आप सारे प्रोफेसर की जो बुक्स है उनको कैसे मंगवाएंगे या इसका कोई समाधान करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं उन सभी जो एचओडीज़ जो है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो बुक की जो लिस्ट आपने मुझे प्रोवाइड करवाई है, उनको प्रायोरिटाइज़ करें, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बुक्स जो है वो पहले मंगवाऊँगी। एंड आपको नहीं लगता कि पहले हमें एक बार जो हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल बुक्स है उनको देख लेना चाहिए, क्या पता उनमें से कुछ बुक्स हमारे पास हो? हाँ सर, देखना तो चाहिए पहले। अच्छा। फिर उसके बाद में प्रायोरिटाइज़ करवा के एंड उसके बाद में जो अलग-अलग जो बजट है सब्जेक्ट वाइज़ वो उनको अलॉट कर देंगे। एंड इसके अलावा अगर कोई बुक्स ऐसी है जो अपन को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे मिल रही है, तो वहाँ से उनको बाय कर लेंगे। जैसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑनलाइन बुक बाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो सर अपने इंडिया का नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है तो एंड क्या इस वहाँ पर बाई करने की ज़रूरत पड़ती है बुक को? नहीं सर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी वहाँ से। फ्री ऑफ कॉस्ट और ओपन एक्सेस, ये दोनों शब्द अलग अलग है या दोनों के शब्द एक दूसरे के समानार्थी है? सर समानार्थी है। समानार्थी है। हुँ, अच्छा, तो ओपन एक्सेस और फ्रीवेयर और ओपन सोर्स, इनमें कुछ फ़र्क है? जी सर, माइनर सा फ़र्क है। बताइए थोड़ा सा इनके बारे में। सर ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसके कुछ कोड जो उन्होंने जिस टाइम उन्होंने बनाया था उस टाइम उन्होंने कुछ कोड दिए हैं वो हैं। तो अगर ओपन सोर्स है तो उन कोड को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड ओपन जो एक सौ टर्म आपने क्या बताई थी अभी? फ्रीवेयर। सर फ्रीवेयर जो है वो तो फ्रीली एक्सेस ही है सर। और तो इसका मतलब सेम है दोनों, ओपन सोर्स और फ्रीवेयर? सर ओपन सोर्स का तो मतलब है कि फ्रीली अपन एक्सेस कर सकते हैं एंड फ्रीवेयर का मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो वो तो ओके, कोई हाँ। बात नहीं। जब आप ये कहते हैं कि कोहा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ओपन सोर्स से आप क्या समझेंगे? ओपन सोर्सेज सर जैसे कि कोहा को जिस टाइम बनाया गया था उस टाइम उसके जो कोड है सर वो कोड कोई भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज़ कर सकता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकता है सर। इसका मतलब वो फ्री है? हाँ सर, फ्री है वो। तो अभी जो आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, यूज़ कर रहे हैं आप व्हाट्सअप? जी सर। तो ये जो व्हाट्सअप आप यूज़ कर रहे हो, हम्म, ये ओपन सोर्स है या फ्री है? सर ये फ्री है, इसके सोर्स जो कोड है वो किसी को भी अवेलेबल नहीं है, वो कंपनी के पास में ही है। इसका मतलब ओपन सोर्स नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है सर। लेकिन फ्री है। फ्री है सर। चलिए, जो ओपन सोर्स नहीं होते लेकिन फ्री होते हैं, उनके लिए क्या फ्रीवेयर वर्ड ठीक रहेगा? सर एक्चुअल में फ्रीवेयर जो है वर्ड जो मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग महसूस कर रही कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि जब आपकी लाइब्रेरी में हूँ। कोई एक बुक आता है हुँ, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सभी बच्चों को देनी है, हुँ। तो इसके लिए कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे? सर मेथड के लिए तो जैसे जो अराइविंग जो बुक्स जो है उनके लिए जो प्रदर्शनी जो लगाते हैं वो लगा देंगे सर। ठीक है, हाँ, बट बच्चे तो आ ही नहीं रहे लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में अगर बच्चे आपको तो इन्फॉर्म करना है हर बच्चे को। तो सर मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। तो फर्स्टली तो जो सर ऑप्शन है वो सोशल मीडिया है एंड उसके अलावा कुछ बच्चे जो क्लासेस ले रहे हैं तो उनके एचओडीज़ जो है उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी बच्चों को बताएं
कि अपने पास में बुक्स जो है वो ये वाली बुक्स जो है वो अवेलेबल है, तो वो उनका वहाँ पे आके यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्या आप व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर सकते? व्हाट्सअप पर एक ग्रुप बनाकर उसमें नहीं डाल सकते? सर डाल तो सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सर उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशंस जो है वो शेयर होती है, तो उससे बढ़िया है कि सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टा वगैरह है, उस टाइप की कुछ जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपन। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ हुँ, कि आपकी लाइब्रेरी में एक पब्लिशर आता है और वो आपको कहता है कि मैं आपको ये 700 बुक गिफ्ट करना चाहता हूँ, हुँ। तो आप लेंगे या नहीं? सर सबसे पहले तो मैं उनका जो लाइसेंस है वो चेक करूँगी कि कहीं मैं कॉपीराइट जो है उसका तो हाना नहीं कर रही हूँ। ठीक है। तो और ये भी देखूँगी कि लाइब्रेरी के अंदर उसके लिए स्पेस जो है वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर स्पेस अवेलेबल है तो जो रेलेवेंसी जो बुक्स रखती है, उन बुक्स को मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ तो नहीं लूँगी सर। ठीक है। चूँकि आप मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हुँ, तो अगर आपको किसी ऐसी जगह पर भेज दिया जाए, जहाँ पर आप गए और आपको पता चला हुँ। कि सारी पुस्तकें अस्त-व्यस्त है, जो रजिस्टर है वो आधा मेंटेन है, रजिस्टर में कुछ एंट्रीज़ की हुई है, कुछ एंट्रीज़ नहीं की हुई है। ऐसी स्थिति में आप इस लाइब्रेरी को एक अच्छी लाइब्रेरी बनाने की प्रोसेस जो है, वो कैसे फुलफ़िल करेंगे? सर अगर उनकी एंट्रीज़ कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले तो जैसे-जैसे यूज़र्स जो आ रहे हैं, जैसे-जैसे वो बुक को रिक्वायर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको बुक भी अवेलेबल करवा दूँगी एंड रजिस्टर के अंदर उनकी जो एंट्रीज़ है वो करते जाऊँगी साथ में। एंड जैसे-जैसे मुझे थोड़ा जैसे मैं सर्विसेज़ से फ्री होऊँगी तो थोड़ा-थोड़ा जैसे 100 बुक्स को पर डे ले लिया या फिर 200 बुक्स जो है पर डे ले लिया, उनकी एंट्रीज़ जो है वो कंटिन्यू करती कैसे जाऊँगी। करेंगे उनकी एंट्रीज़ आप? रजिस्टर में करेंगे या किसी सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर में माध्यम? करूँगी सर, फर्स्ट प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर के माध्यम से। जी कौन-सा सर। सॉफ्टवेयर काम में लेंगे आप? सर बजट के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होगा, जैसे अगर बजट अलाउ करता है तो फिर मैं सॉल्व 3.0 ले लूँगी, अदरवाइज़ अगर बजट नहीं अलाउ कर रहा है तो फिर कोहा ले लूँगी। बहुत बढ़िया। आपने कोहा के ऊपर कभी काम किया है? सर काम तो नहीं किया, लेकिन मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है सर। ट्रेनिंग ली है। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप मॉड्यूल से फ़ैमिलियर हैं। जी सर। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कभी कि आपके पास जो सर्वर है, उसमें हुँ। इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है, तो उस समय कोहा का कौन-सा मॉड्यूल यूज़ करेंगे आप? सर इसमें जो कोहा है उसका ऑफ़लाइन जो टूल है वो काम करता है, तो वो यूज़ करूँगी सर। नाम याद है आपको उसका? सर मुझे इसकी ट्रेनिंग लिए हुए थोड़ा-सा टाइम हो गया, तो एग्ज़ैक्टली नाम नहीं याद आ रहा। बाकी इसका एक ऑफ़लाइन टूल है सर, वो तो याद है मुझे। ओके, कोई नहीं। आप ये बताइए कि अगर आप पहली बार किसी लाइब्रेरी में गए, जैसा अभी आपने बताया कि आप वहाँ पर जो है स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एंट्रीज़ करने से, तो वहाँ पर पहले से एक्विजिशन रजिस्टर बना हुआ है, हुँ। तो आप उसका उपयोग करेंगे या नहीं? सर अगर एक्विजिशन रजिस्टर बना हुआ है तो उसका यूज़ तो करूँगी सर, क्योंकि मुझे जो डेटा है वो डायरेक्टली मैं वहाँ से एक्सेस कर लूँगी। अदरवाइज़ मुझे लेकिन वहाँ पर तो आधी-अधूरी एंट्रीज़ है। आधी अधूरी एंट्रीज़ है, तो सर मैं उनको चेक कर लूँगी एक बार। जिन-जिन की एंट्रीज़ जो है वो कंप्लीट है, वो एंट्रीज़ तो वहाँ से ले लूँगी। अदरवाइज़ जहाँ पे जो कमियाँ मुझे दिख रही है वो मैं खुद कर तो लूँगी सर। आपको क्या लगता है कि हमें एक मैनुअल एक्सेशन रजिस्टर यूज़ करना चाहिए नहीं या सर, ऑटोमेटेड? ऑटोमेटेड सही है सर। तो ऑटोमेटेड कोई रजिस्टर होता है या ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर में आपको नंबर मिलते हैं? सॉफ्टवेयर के अंदर ही सर। अच्छा, अगर कोई भी पुस्तक आपकी लाइब्रेरी में आ रही है, तो हुँ, क्या उसका हर एक बुक का एक्सेशन नंबर होगा? जी सर। अगर मान लीजिए किसी एक टाइटल की 50 किताबें आई हैं, तो आप 50 एक्सेशन नंबर क्रिएट करेंगे? जी सर, उनका सबका एक्सेशन नंबर अलग होगा, बाकी एक्सेशन कार्ड जो है वो सर एक ही बन जाएगा और उसके बाद में रिमार्क में एक्सेशन का कार्ड बनता है? सॉरी सर, कैटलॉग कार्ड। कैटलॉग कार्ड, जी अच्छा। सर। तो जो कैटलॉग कार्ड बनता है, हुँ। इस कैटलॉग कार्ड में आप कौन-कौन सी विधियाँ हैं जिनके बारे में जानते हैं? सर इसमें सबसे पहले तो हमारे इंडिया की ट्रिपल सी क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग कोड है एंड इसके साथ में सर एंग्लो सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा कोई बात नहीं। रही। अभी आपने बताया था कि आप तो सॉफ्टवेयर उपयोग करने वाले हैं, तो आप कैटलॉग कार्ड क्यों बना रहे हैं? नहीं सर, कैटालॉग कार्ड नहीं बनाना, अगर मैन्युअली अगर कर रहे हैं तो उसके लिए। मैनुअली करेंगे तो कैटलॉग कार्ड हाँ। बनाएँगे। तो ट्रिपल सी का यूज़ करने में आप सहज महसूस करते हैं या एसीआर 2 का? सर ट्रिपल सी जो है सर वो ऑन सॉफ्टवेयर के अंदर तो यूज़ में नहीं होता है सर, ए ठीक सी है, आर टू का यूज़ करेंगे। एसीआर 2 का यूज़ करेंगे। हुँ। तो सॉफ्टवेयर को जब अपन ये बातें बता रहे हैं कि आपको एक कैटलॉग कार्ड बनाना, तो वो ऑटो क्रिएट करके देगा आपको या मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा आपको? ऑटो क्रिएट करके दे देगा सर। ऑटो क्रिएट करके देगा। इसका मतलब कहीं न कहीं उसको पता है एसीआर के क्या रूल है। हाँ सर।
और अगर मान लीजिए कहीं ऐसा संस्थान हो जहाँ पर आपको ये बोला जाए कि ट्रिपल सी में ही एंट्री करनी है, तो सर फिर वो ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है सर वो। तो ऑनलाइन ऐसा ऑप्शन नहीं आता जब आप कोहा में काम कर रहे होते हैं, जब आप सॉल में काम कर रहे होते हैं, तो मॉड्यूल में ऐसा ऑप्शन नहीं आता कि आप मैनुअली भी डेटा एंटर कर सकते हैं? सर डेटा तो एंटर कर सकते हैं लेकिन ट्रिपल सी का यूज़ नहीं करेंगे, ट्रिपल क्योंकि सी का यूज़ नहीं करेंगे। हाँ कोहा और सॉल 3.0 जो है, ये दोनों के दोनों जो सॉफ्टवेयर जो है वो AACR2 का यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए, जो डेटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए, उसको लॉन्ग टाइम उसको यूजेबल बनाने के लिए, फाइंडेबल बनाने के लिए हम कौन सी पॉलिसीज़ का यूज़ करते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए यूज़फुल बनाने के लिए जी। सर पॉलिसीज़ का तो नहीं याद आ रहा, लेकिन सॉफ्टवेयर का मुझे पता है, डी स्पेस यूज़ करेंगे उसके लिए। डी स्पेस रिपोजिटरी के लिए यूज़ करते हैं आप? जी सर, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज़ के लिए। तो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का मतलब क्या है? सर जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, उससे रिलेटेड जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रिसर्चर्स जो है उनके प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं या फिर रिसर्च करी हुई है, वो सारे के सारे डेटा को सर लॉन्ग टर्म के लिए रिजर्व करने के लिए अपन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं। तो रिपोजिटरी, डिपोजिटरी और प्रिजर्वेशन, इसमें कोई फ़र्क है? सर रिपोजिटरी एंड डिपोजिटरी ये दोनों सिमिलर वर्ड है, एंड प्रिजर्वेशन जो है सर वो थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रिजर्वेशन में हम मतलब जो डेटा जो है उसको कलेक्ट करने के साथ में उसे मेंटेन रखने का भी काम करते हैं सर। कौन सा स्टैंडर्ड है जिसका यूज़ डेडिकेटली आप प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं? सर प्रिजर्वेशन के लिए OIPMH का कर सकते हैं ऑनलाइन। ये तो ओपन आर्किवल इनिशिएटिव है। हाँ सर, प्रिजर्वेशन के लिए। हार्वेस्टिंग का तो मैंने पूछा नहीं। सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। प्रीमिस नाम सुना आपने? हाँ सर, क्या होता है प्रीमिस? प्रिजर्वेशन मेटा डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम। सर मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। अभी जो आपने बताया कि हम जो है डी स्पेस का यूज़ करेंगे, कभी आपने जीवन में एक बार भी डी स्पेस का उपयोग किया है? हाँ सर, ठीक है, तो यूज़ नहीं किया सर, लेकिन मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है। डी स्पेस के लिए ट्रेनिंग लिया है। जी सर। तो जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो किस फॉर्मेट में करते हैं? फॉर्मेट, जी, जो प्रोसेस है वो बतानी सर। फॉर्मेट कौन सा यूज़ करते हैं डेटा स्टोरिंग के टाइम? OIPMH का यूज़ करते सर। ये फॉर्मेट है, ये तो स्टैंडर्ड है, ये आपने बताया ना। सॉरी सर, अभी मैं सोच नहीं पा रही थी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने शायद डी स्पेस यूज़ ही नहीं किया है। सर मैंने इसका यूज़ बहुत टाइम पहले बस सीखा है सर, मैंने यूज़ नहीं किया कभी। ओके, इसकी ट्रेनिंग ली है बस। ठीक है। किसने डी स्पेस को डिज़ाइन किसने किया था? डी स्पेस को सर HP एंड MIT कंपनी ने ओके, कौन कब आया था ये? 2002 के अंदर। बहुत बढ़िया। मुझे आप कोई भी 5 सॉफ्टवेयर के नाम बताइए जिनका उपयोग हम प्लेगरिज्म के लिए करते हैं। सर सबसे पहले तो ड्रिल बिट है जो हमारे इंडिया का है, एंड ठीक इसके है। अलावा कॉपीस्केप है, एंड क्विलबॉट है, एंड उरकुंड है सर, और ठीक है, एक सॉफ्टवेयर मैं अभी याद नहीं कर पा रही। ठीक है। इनमें से किसी सॉफ्टवेयर पे काम किया आपने? नहीं सर, काम तो नहीं किया अभी। ओके। आप ये बताइए, मास्टर के टाइम जब आपने मास्टर किया, उसके कोई भी 4 सब्जेक्ट के नाम बताइए आप मुझे। सर वो सब्जेक्ट्स तो मुझे मास्टर किए हुए सर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, तो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही सर उन सब्जेक्ट्स को। कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि अगर इस समय हम ये कहें कि इतने सारे विद्यार्थियों में से आपको कॉलेज लाइब्रेरियन बनाया जाए, ठीक है, तो आप कॉलेज लाइब्रेरियन बनने के बाद में ऐसे क्या इनिशिएटिव करेंगे जो बाकी से अलग होंगे? सर जैसे कि अभी जो है लाइब्रेरीज़ को सभी को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो लाइब्रेरीज़ जो है डिजिटल लाइब्रेरी को जो है ये डिजिटल लाइब्रेरी वाली जो सर्विसेज है वो अपना। डिजिटल लाइब्रेरी तो सभी बच्चे जो अभी कॉलेज लाइब्रेरियन बनेंगे वो सभी कह रहे हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी बनाना है, तो आप यूनिक क्या करेंगे? सर यूनिकली मैं ये कर सकती हूँ कि जैसे कोई भी लाइब्रेरीज़ जो है वो होम डिलीवरी सर्विसेज नहीं दे रही है, तो अगर पॉसिबल हो रहा है जिससे आसपास की जो जितने भी जो घर जो है उनको एटलीस्ट होम डिलीवरी की जो सर्विसेज है वो दे पाऊँ। एंड इसके साथ में सर लेकिन कॉलेज लाइब्रेरी आपको लगता है ऐसा वर्क करता है? नहीं सर, अभी नहीं कर रहा ऐसा।
नहीं, क्या फ्यूचर में भी कॉलेज लाइब्रेरी में ऐसा ऑप्शन होगा कि होम डिलीवरी जो है अवेलेबल करवाई जाए? सर मैं कोशिश करूँगी इसके लिए। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि बच्चा घर पे बैठकर ही पुस्तकें पढ़ना चाह रहा है, हम्म, तो आप ऐसा कौन सा टूल उपयोग करेंगे कि वो घर पे बैठकर ही पुस्तकें पढ़ सकता है? सर टूल जैसे वेबसाइट वगैरह। बता दीजिए, कोई भी टूल, वेबसाइट बता दीजिए। सर जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है वो यूज़ कर सकता है, जो कि रिमोट एक्सेस पे जो बुक्स जो है वो फ्रीली अवेलेबल और करवाता है। एकेडमिक कंटेंट उसको वो चाहता है सिर्फ एकेडमिक कंटेंट आए, जो वो क्लास में डेटा पढ़ रहा है वही उसको मिले। सर एनलिस्ट यूज़ कर सकता है, वो कॉलेजेस के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, और एनलिस्ट जो है वो आपने बताया कॉलेजेस के लिए स्पेशली डिज़ाइन है, बच्चे उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। 100 बच्चों में से 5 बच्चे उसका यूज़ कर रहे हैं, 95 को पता भी नहीं है एनलिस्ट क्या है, कैसे उपयोग करना है। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि बच्चे एनलिस्ट का यूज़ कंपलसरी करना शुरू कर दें? सर जैसे ही बच्चे क्लासेस के अंदर, तो क्लासेस तो सर अटेंड करते ही हैं, तो क्लासेस के अंदर जो एचओडीज़ जो हैं उनके सब्जेक्ट के, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कुछ ऐसे टॉपिक्स उनको दे ताकि वो एनलिस्ट के ऊपर जाके उनको सर्च कर सके। तो इससे एक तो एनलिस्ट का यूज़ बढ़ता जाएगा, एंड इसी के साथ में जो सोशल मीडिया ऐसा नहीं लगता आपको कि पहले हमें उनको उस चीज़ के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाना चाहिए, जिसमें उनको एनालिस्ट के बारे में बताए, उसके यूजेस के बारे में बताए, ताकि वो उसको यूज़ करना सीखे? बताना चाहिए सर। ठीक है। अंतिम प्रश्न आपके लिए, हम्म, जब आप यहाँ से निकल रहे होंगे, हम्म, तब आप क्या महसूस करेंगे कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा? सर मैं काफ़ी अच्छा महसूस करूँगी। आपको लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? जी सर। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।